हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। उम्मीद है बच्चे लोग तुम्हें पढ़ाई बहुत ही ज्यादा अच्छे से चल रही होगी। तो बेटा हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है आप लोग का कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, जिसमें हम लोगों ने बेसिक्स हो गया, ईपीएफ हो गया और ईएसआईसी हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर दिया है। अब पारी आप लोग ग्रेचुटी। ग्रेचुटी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इससे केस लॉ एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सर ये फिर ग्रेचुटी मतलब होता क्या है? देखो क्या होता है ना कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, चाहे कोई भी कारण हो, चाहे सुपर इनोवेशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे कोई भी कारण हो, उसके कारण जो लमसम पेमेंट होता है उसको ग्रेचुटी बोला जाता है। मतलब रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट मिलता है लमसम बाय द एम्प्लॉयर, इसको ग्रेचुटी का नाम दिया गया है। तो ध्यान समझना, ग्रेचुटी जो है ना वो टर्मिनेशन पे होता है। किसमें होता है? टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में होता है। लेकिन उसको कंटिन्यूअस सर्विस जो है ना, कम से कम 5 साल का कंटिन्यूअस सर्विस देना पड़ेगा। कितने साल का? कम से कम 5 साल का कंटिन्यूअस सर्विस देना पड़ेगा। कब कब हो सकता है? सुपर इनोवेशन में हो सकता है। सुपर इनोवेशन मतलब होता है 58 ईयर्स। रिटायरमेंट में हो सकता है, रेजिग्नेशन में हो सकता है, डेथ डिसेबलमेंट ड्यू टू एक्सीडेंट और डिसीज हो सकता है, और या तो टर्मिनेशन ऑफ इस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड अंडर द फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, और या तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी नोटिफाई करते हैं। सुपर इनोवेशन, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन में 5 साल चाहिए होता है, लेकिन डेथ और डिसेबलमेंट में नो क्राइटेरिया है। ईयर का कोई क्राइटेरिया, ध्यान समझना। अगर आप लोग को एम्प्लॉयमेंट इंजरी 1 साल में हो जाता है, 6 महीने में भी हो जाता है, तो भी आप लोग ग्रेचुटी मिलेगा। ओके। और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के केस में आप लोगों ने पुराने कोड में पढ़ा था 1 ईयर। 1 ईयर काम करने के बाद आपको आपको ग्रेचुटी मिल जाएगा। क्लियर बच्चे लोग? एवरीवन यस और नो? तो ग्रेचुटी जो है ना पेबल होगा नॉर्मली 5 साल कंटिन्यूस सर्विस के बाद। ओके ठीक। अब ना कुछ कुछ पॉइंट्स है, थोड़ा ध्यान समझना। अगर आप जर्नलिस्ट हो, वर्किंग जर्नलिस्ट हो, तो आपके लिए ना 3 ईयर्स हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 5 ईयर्स। बाकी के लिए 5 साल है, लेकिन आप जर्नलिस्ट हो, न्यूज़पेपर में सब में काम करते हो, तो आपको 3 साल रहेगा। आपके लिए 5 साल एप्लीकेबल नहीं होगा। द कंडीशन ऑफ 5 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इज नॉट नेसेसरी वेयर टर्मिनेशन इज ड्यू टू डेथ, डिसेबलमेंट, एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट और नोटिफाइड इवेंट। अगर टर्मिनेशन जो है ना आपके डेथ, डिसेबलमेंट या तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट एक्सपायर होने के कारण है, तो 5 साल एप्लीकेबल नहीं होगा, जैसे मैंने बताया आप लोग को। ओके ठीक। अगर डेथ होता है तो किसको पेमेंट करोगे ग्रेचुटी? या तो नॉमिनी पे करोगे या तो लीगल हेयर को पे करोगे। ओके। और अगर लीगल हेयर अगर माइनर है तो पैसा किसके पास जमा हो जाएगा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पास जमा हो जाएगा, जब तक वो माइनर जो है ना मेजर नहीं हो जाता। ओके। अब सर ग्रेचुटी कितना पेमेंट होगा? तो ध्यान समझना, ग्रेचुटी जो पेमेंट होगा 15 डेज वेजेस फॉर एवरी कंप्लीट योर सर्विस, और या पार्ट ऑफ एक्सीडिंग 6 मंथ। तो जितने साल काम किए रहोगे उसका 15 दिन का वेजेस जितना रहेगा उसके एवरेज में आपको ग्रेचुटी का पेमेंट होगा। जैसे कि अगर मैंने 15 साल काम किया, मेरी 1 महीने की सैलरी 30,000 है, तो 15 दिन का कितना होगा? ऑन एन एवरेज 15,000। तो 15,000 इंटू 15 करूंगा मैं, और 1 महीने में हम लोग 26 दिन काउंट करेंगे। ओके समझ आया बच्चे लोग? एवरीवन यस और नो? ठीक। अब ना थोड़ा यहाँ पर ध्यान समझना, क्या मेरा ग्रेचुटी फॉरफिट हो सकता है? हाँ देखो, ग्रेचुइटी फॉरफिट कब होगा? अगर आपने कुछ डैमेज किया, लॉस किया, तो उस केस में, या तो विलफुल एक्ट और ओमिशन किया, तो उस केस में आप लोग का ग्रेचुइटी फॉरफिट हो सकता है। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पर जो फॉरफिचर केस किस तरीके से होता है। देखो, होली और पार्टली आप लोग का ग्रेचुइटी जो है ना वो फॉरफिट हो सकता है। ठीक है, होली और पार्टली। अगर आपने रॉयटर्स एक्ट किया, डिसऑर्डर कंडक्ट किया, वायलेंस किया, मोरल टर्पिट्यूट किया, अगर आप लोगों ने 3 चीज अगर इन्वॉल्व हुए, 3 चीज अगर आप लोगों ने काम किया कोई भी स्टेब्लिशमेंट में, तो आप लोग ग्रेचुइटी फॉरफिट हो सकता है। ठीक है। एंड ऑल्सो फॉरफिट टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस बाय एम्प्लॉय ड्यू टू विलफुल एक्ट, ओमिशन और नेग्लिजेंस। अगर वो जानबूझ के विलफुल एक्ट, ओमिशन और नेग्लिजेंस करता है, तो जितना लॉस हुआ है उतने तक की भी फॉरफिचर हो सकती है। जैसे कि एक एम्प्लॉय था, उसको ग्रेचुटी पेमेंट करना था, वो रिटायरमेंट कुछ समय बचा था, लेकिन उसने क्या किया? चोरी कर लिया, थेफ्ट कर लिया, सबोटेज कर लिया। उसके कारण जितना नुकसान हुआ, उस नुकसान को मैं काट के क्या कर लूंगा? मैं ग्रेचुटी पेमेंट करूंगा। समझ आए बच्चे लोग? तो ध्यान समझना, इन तीनों केसेस में पूरा या पार्टली हो सकता है, लेकिन इस वाले केस में अगर विलफुल एक्ट और ओमिशन, तो उस केस में जितना एक्सटेंड टू लॉस है उतना ही फॉरफिट होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है बच्चे लोग? एवरीवन। फिर आता है कंटिन्यूअस सर्विस का, होता है डीम कंटिन्यूअस सर्विस। देखो, 1 साल के केस में और 6 महीने के केस में, 1 साल में अगर आपके फैक्ट्री में, आपके स्टेब्लिशमेंट में 6 दिन से अगर कम काम होता है, और या तो ग्राउंड में काम होता है, माइंस में काम होता है, तो 190 डेज, और अदर केस में 240 डेज। ओके। और 6 मंथ में जब इस जस्ट इसका था 95 डेज और 120 डेज। समझ आया बच्चे लोग? एवरीवन। और अगर सीजनल स्टेब्लिशमेंट है, तो जितने दिन आप लोग का फैक्ट्री ओपन था उसमें 75% मिनिमम को काम करना पड़ेगा, तब जाके इसको कंटिन्यूअस सर्विस का नाम दिया गया है। क्लियर है बच्चे लोग? एवरीवन यस और नो? तो मतलब सीधी सी बात है सर, ग्रेचुटी फॉरफिट भी होता है, और लेकिन 5 साल की कंटिन्यूअस सर्विस हमको परफॉर्म करना मैंडेटरी होता है। क्लियर है बच्चे लोग? एवरीवन यस और नो? अब देखो, कंटिन्यूअस सर्विस में हम लोग को देखना पड़ेगा कि कितना हमने एक्चुअली डेज काम किया।
तो एक्चुअली डेज जिसमें हमने काम किया है उसमें क्या क्या चीजें आप लोग की इंक्लूड होगी। जो ले ऑफ होता है, लीव विथ वेजेस होता है, या तो टेम्पररी डिसेबलमेंट हो गया या तो मैटरनिटी लीव हो गया अप टू 26 वीक। ये सेम चीज आप पुराने कोड में भी पढ़ के रखे हो, तो ये एक्चुअली वर्क में आप लोग का काउंट होगा। समझ आया बच्चे लोग एवरीवन। अब बात करते हैं आप लोग के नॉमिनेशन के बारे में। अब थोड़ा ध्यान समझना, कोई भी इंप्लॉय अगर 1 साल का अगर अपना सर्विस कंप्लीट कर देता है तो उसको प्रिस्क्राइब फॉर्म में नॉमिनी देना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं है? एक इंप्लॉय एक से ज्यादा नॉमिनी को सिलेक्ट कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया कि नहीं है? ध्यान रखना कि अगर फैमिली मेंबर है तो फैमिली वाले लोग ही होंगे, ठीक है। अगर नॉन फैमिली मेंबर तभी होगा जब आपके पास फैमिली नहीं है, ओके। लेकिन बाद में अगर फैमिली बन जाता है तो आपको फैमिली का नॉमिनेशन देना पड़ेगा। Every employee who has completed 1 year of service shall make a nomination in the prescribed form, manner and time. An employee may distribute gratuity amount among more than one nominee in his nomination. एक से ज्यादा नॉमिनेशन दे सकता है। Where a employee has a family at the time of nomination, the nomination shall be made only in favor of one or more family member. अगर आपके पास परिवार है तो एक या उससे ज्यादा फैमिली मेंबर के नाम पे नॉमिनेशन जाएगा। Any nomination made in favor of non-family member when the employee has a family shall be void. अगर परिवार है आपके पास फिर भी अगर किसी और दूसरे पर्सन को नॉमिनेशन बनाते हो तो गलत बात है, आप लोगों का क्या हो जाएगा, नॉमिनेशन वॉइड हो जाएगा। If an employee has no family at the time of nomination, he may nominate any person or a person. इसके छोड़ किसी और पर्सन को कर सकता है, लेकिन सब्सिक्वेंटली अगर उसने किसी फैमिली को एक्वायर किया तो पुराना जो है इनवैलिड हो जाएगा, आप लोग को नया नाम देना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे लोग एवरीवन? यस और नो? एम्प्लॉयर को नॉमिनेशन को सेफ कस्टडी में रखना पड़ेगा, फॉर्म को, जो भी चीजें। क्लियर बच्चे लोग? ये आप लोग का नॉमिनेशन होता है। अब मेन मुद्दा होता है सर कि अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी कैसे डिटरमाइंड होगा आप लोग का। तो ध्यान समझना, अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी कैसे होता है। एप्लीकेशन देना पड़ेगा ग्रेचुइटी का। जो पर्सन ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल है, कब एलिजिबल होता है सर? वो सुपर एनोवेशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया सर, डेथ हो गया, फिक्स टर्म हो गया, परमानेंट डिसेबलमेंट हो, जो चीजें हो गया, उस केस में उसको एम्प्लॉयर को राइटिंग में देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? राइटिंग में देना पड़ेगा, ठीक। अब एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटी होती है? अगर एम्प्लॉयर के पास चाहे एप्लीकेशन आए या मत आए, ठीक है, उसको ग्रेचुइटी का अमाउंट डिटरमाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसको ग्रेचुइटी का अमाउंट डिटरमाइन करना पड़ेगा। द एम्प्लॉयर शैल गिव रिटन नोटिस टू पर्सन इन टाइटल एंड द कंप्लेंट अथॉरिटी स्पेसिफाइंग द ग्रेचुइटी अमाउंट। देखो सबसे पहले क्या बोलता है कि जो पर्सन इंटाइटल्ड है ग्रेचुइटी के लिए, उसको क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा राइटिंग में। किसको करेंगे सर? एम्प्लॉयर को अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अब एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटी बनती है? चाहे एप्लीकेशन आए या मत आए। अच्छा ऐसा क्या सर? चाहे एप्लीकेशन आए या मत आए, एम्प्लॉयर को तुरंत के तुरंत ग्रेचुइटी अमाउंट डिटरमाइन करना है, क्योंकि उसको पता है ना यार कौन रिटायर हुआ है, कौन सुपरएनुएशन में गया, किसकी डेथ हुई है, ओके। एम्प्लॉयर को फिर रिटर्न नोटिस देना है उस पर्सन जिसको ग्रेचुइटी मिलने वाली है, और साथ ही साथ कंप्लेंट अथॉरिटी को। समझ आया? अब टाइम लिमिट क्या है? जिस दिन पेबल होगा उसके 30 दिन के अंदर आपको ग्रेचुइटी पेमेंट कर देना है। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर ग्रेचुइटी पेमेंट कर देना है, ओके। अगर तो ध्यान समझना, अगर आप लोगों ने सही समय पेमेंट नहीं किया तो एम्प्लॉयर को सिंपल इंटरेस्ट का भी ब्याज लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट है, समझ आएगा? जिस दिन ड्यू डेट था और जिस दिन आपने पेमेंट किया। क्लियर है बच्चों लोग एवरीवन? इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगा अगर डिले जो है वो एम्प्लॉय के कारण हो गया है और एम्प्लॉय के साथ रिटर्न परमिशन हो चुका है, एम्प्लॉयर ने कंप्लेंट अथॉरिटी से रिटर्न परमिशन ले लिया। समझ आया बच्चे लोग एवरीवन? यस और नो? तो इंटरेस्ट जो है डिले में पे करना पड़ सकता है। क्लियर है बच्चे लोग? अब देखो अगर डिस्प्यूट आता है कि कितना ग्रेचुइटी पेमेंट करना है, एडमिसिबिलिटी ऑफ क्लेम क्या होगा, कौन पर्सन एंटाइटल है, तो इस केस में एम्प्लॉयर को जो अमाउंट है उसको कंप्लेंट अथॉरिटी में डिपॉजिट कर देना है। अब कंप्लेंट अथॉरिटी को अप्लाई करना पड़ेगा जिसको पैसा चाहिए। क्लियर है बच्चे लोग एवरीवन? यस और नो? ठीक। अब थोड़ा ध्यान समझना, ये जो आप लोग का जो कंप्लेंट अथॉरिटी, उसके पास सारे कोड ऑन सिविल प्रोसीजर के पूरे पावर होते हैं। जैसे कि किसी को बुलाना, विटनेस, समनिंग विटनेस हो गया, एग्जामिन कराना ओथ में, डॉक्यूमेंट रिक्वायर कराना, या तो एविडेंस लेना, एंड जो भी चीजें। समझ आए बच्चे लोग एवरीवन? यस और नो? ठीक। अब तो ध्यान समझना, अगर कोई पर्सन अगर अपीलेट अथॉरिटी के डिसीजन से अगर एग्री नहीं करता तो आप अपील कर सकते हो। कितने अपील कर सकते हो? वो भी 60 डेज के अंदर। कितने दिन के अंदर? 60 डेज के अंदर आप अपील कर सकते हो। क्लियर है बच्चे लोग? तो ये मोटा मोटी ग्रेचुइटी का होता है। लेकिन अब ग्रेचुइटी में एक नया चीज आया, वो है आप लोग का इंश्योरेंस। क्या होता है ना कि ग्रेचुइटी पेमेंट कौन करेगा? एम्प्लॉयर पेमेंट करेगा, लेकिन हो सकता है कि एम्प्लॉयर के लिए बर्डन ज्यादा हो गया, तो एम्प्लॉयर के बर्डन भी तो ज्यादा हो सकता है ना, तो उसके लिए इंश्योरेंस का एक नियम लाया गया। थोड़ा ध्यान समझना, या तो इंश्योरेंस या तो अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड वाली बात है। Every employer other than one belonging to or under the control of central government shall obtain insurance for gratuity liability. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ के हर वो एम्प्लॉयर को इंश्योरेंस लेना पड़ेगा ग्रेचुइटी की लायबिलिटी के लिए, ठीक है। सच इंश्योरेंस शैल बी टेकन फ्रॉम इंश्योरर रेगुलेटेड अंडर एडा। एडा में जो रेगुलेट होगा उसके अंडर ही लेना पड़ेगा आपको इंश्योरेंस।
द रिक्वायरमेंट ऑफ इंश्योरेंस शैल अप्लाई फ्रॉम द डेट नोटिफाइड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अभी नोटिफाइड नहीं है, आगे जाके हम नोटिफाई करेंगे कि कब हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट इस्टेब्लिशमेंट के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यहाँ पास हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट डिफरेंट डेट्स लाया जाएगा, ओके। The appropriate government may exempt an employer who has already established on approved gratuity fund and wishes to continue it। किसी के पास अगर अप्रूव ग्रेचुटी फंड में पैसा है और वहां अगर इन्वेस्ट करता है तो चाहे तो एग्जाम्पशन ले सकता है, ठीक है। An employer employing 500 or more person who establish an approved gratuity fund shall also be exempt from compulsory insurance। कोई भी अगर एम्प्लॉयर जैसे 500 और उससे ज्यादा अगर पर्सन है तो अप्रूव ग्रेचुटी फंड में अगर पैसा डालता है तो उसको कंपलसरी इंश्योरेंस के लिए क्या दे दिया जाएगा, एग्जाम्पशन दे दिया जाएगा। क्लियर है बच्चे लोग। हर एम्प्लॉयर को एस्टेब्लिशमेंट को कंपनी अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, ओके। No employer self registered unless he has obtained insurance or established approved gratuity fund। किसी भी एम्प्लॉयर को रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा जब तक कोई इंश्योरेंस नहीं लेता या तो ग्रेचुटी फंड नहीं रखता, ठीक है। अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है ना उस बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में बताएगा कि अप्रोप्रिएट फंड को किस तरीके से मेंटेन करके रखा जाएगा। क्लियर है बच्चे लोग। तो सीधी सी बात है, यहाँ पास कंपलसरी इंश्योरेंस में ये बोला गया है कि जो ग्रेचुटी की लाइबिलिटी आती है पूरी बर्डन एम्प्लॉयर के ऊपर आती है, तो या तो तुम ग्रेचुटी फंड में पैसा इन्वेस्ट करके रखो या तो हमसे इंश्योरेंस करवा लो। समझ आए बच्चे लोग। तो एग्जाम्पशन किससे किसके पास है, जिनका अप्रूव ग्रेचुटी फंड है पहले से और या तो 500 और उससे ज्यादा लोग हैं जिनके पास ग्रेचुटी फंड है ऑलरेडी, ठीक है, अप्रूव ग्रेचुटी फंड है, उनको इस चीज से एग्जाम्पशन दिया जा सकता है। कोई पर्सन को रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा अगर आपने इंश्योरेंस ऑब्टेन नहीं किया है और या तो आपका ग्रेचुटी फंड में पैसा नहीं है, अप्रूव ग्रेचुटी फंड में। समझ आ गया बच्चे लोग, एवरीवन, यस और नो, ठीक। तो चलिए बच्चे लोग, अब आप लोग को स्टार्ट करते हैं मैटरनिटी बेनिफिट। देखो मैटरनिटी बेनिफिट के एकदम सिंपल सा नियम है, कोई भी अगर वुमन अगर डिलीवरी पीरियड में है या तो आफ्टर डिलीवरी है तो उसको बेनिफिट पेमेंट दिया जाता है, क्योंकि वो उस स्टेज में काम नहीं कर सकते, ओके। क्योंकि उनका ऐसा सिचुएशन होता है कि कोई भी फैक्ट्री में वो काम नहीं कर सकते फिजिकली, तो किसकी ड्यूटी, एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि उनको फुल वेजेस देना पड़ेगा मैटरनिटी बेनिफिट, ओके, जब काम नहीं करेंगे। और अगर ड्यूरिंग पीरियड में है, हो सकता है डिलीवरी के बाद है, डिलीवरी से पहले, तो उनको ऐसे जगह काम नहीं करवाना है जो डेंजरस हो, बेबी के लिए जो खतरा हो सकता है, ओके। उनको कुछ छुट्टी दिया जाता है, पहले डिलीवरी से पहले दिया जाता है और कुछ कुछ दिन का डिलीवरी का बाद दिया जाता है। थोड़ा ध्यान समझना, मैटरनिटी बेनिफिट में सबसे पहले प्रोहिबिशन समझना। डिलीवरी के बाद देखो, नो एम्प्लॉयर शैल नोइंगली एम्प्लॉय पर्सन ड्यूरिंग द 6 वीक्स इमीडिएटली फॉलोइंग डिलीवरी, मिसकैरियज, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ध्यान समझना, कोई भी एम्प्लॉयर अगर जानता है इस बारे में कि उसकी डिलीवरी हुई है, मिसकैरियज हुआ है, मेडिकल टर्मिनेशन हुआ है, तो उसको 6 हफ्ते तक, जिस दिन डिलीवरी हो उसके 6 हफ्ते तक उसको अपॉइंट नहीं करना है, और कोई भी वुमन को इसके 6 हफ्ते तक काम भी नहीं करना है। क्लियर है बच्चे लोग, एवरीवन, यस और नो। अब थोड़ा ध्यान समझना, कोई भी प्रेग्नेंट वुमन ऑन अ रिक्वेस्ट शेल नॉट बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एडीएस वर्क और वर्क इन्वॉल्विंग। मतलब एडीएस मतलब वर्क, मतलब ये होता है कि जो डिफिकल्टीज में काम होता है, जैसे पेट्रोल पंप में क्या होता है, लोग खड़े होकर पेट्रोल फिल करते हैं, ऐसे सब काम में अगर प्रेग्नेंट वुमन रिक्वेस्ट करेगी तो उसको काम नहीं करवाना है। कहाँ कहाँ, जहां लॉन्ग आवर ऑफ स्टैंडिंग हो, रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी हो, मतलब दिक्कत हो सकती है, इंटरफेरेंस विद नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ फोइटस। ऑफ फोइटस क्या होता है, ऐसा स्टेज मान लो कि मम्मी के बॉडी में, मदर के बॉडी में जो बेबी ग्रो करता है, ओके, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ मिसकैरियज हो गया, या तो एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ, अगर ये सब चीजें होता है तो इस केस में थोड़ा ध्यान समझना, अगर रिक्वेस्ट करती है वुमन तो उसको इस सब जगह में काम नहीं करवाना है। क्लियर बच्चों लोग, एवरीवन, यस और नो। अब थोड़ा ध्यान समझना, restriction on adults work apply during 1 month immediately preceding the 6 week before expected delivery or any part of 6 week period where maternity leave is not available। तो ध्यान समझना, 6 हफ्ते जहां से एक्सपेक्टेड डिलीवरी, जहां से जस्ट 1 महीना, और कोई भी पार्ट ऑफ 6 पीरियड जहां पास आपने लीव नहीं लिया, उसमें ये एप्लीकेबल होगा प्रोविजन आप लोग का। समझ आया बच्चे लोग, एवरीवन, यस और नो। अब थोड़ा ध्यान समझना, राइट टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट, क्या उनको पैसा मिलेगा, थोड़ा ध्यान समझना। यस, एवरी वुमन शेल बी इंटाइटल टू मैटरनिटी बेनिफिट, और हर इंप्लॉयर उस चीज के लायबल है, उसको पे करना पड़ेगा। मतलब एवरी वुमन शेल बी इंटाइटल टू मैटरनिटी बेनिफिट है और हर इंप्लॉयर को उसको पे भी करना पड़ेगा, ठीक है। वो पेमेंट होगा एवरी डेली वेजेस में, जितना आप काम की हो, ओके, थोड़ा ध्यान समझ आया, ठीक। जितना आप एब्सेंट हुए, माय बैड, जितना आपने छुट्टी मारा है उसका होगा, जब काम की उसका नहीं मिलेगा, क्योंकि मैटरनिटी बेनिफिट के लिए कोई छुट्टी मारोगे तभी मिलेगा। इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डिलीवरी एंड इमीडिएटली फॉलोइंग द डिलीवरी, ठीक है। डिलीवरी डेट से पहले एंड डिलीवरी डेट के बाद बताऊंगा कैसे होगा आप लोग को, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान समझना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। वुमेन्स को कम से कम 12 मंथ में एटलीस्ट 80 डेज काम करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, पिछले 12 महीने में एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के जस्ट 12 महीने में कम से कम 80 दिन काम करना पड़ेगा, तभी मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला।
80 डेज काउंट करने के लिए डेज एक्चुअली वर्क काउंट होगा, ले ऑफ भी काउंट होगा और जो हॉलीडेज है वो भी काउंट होगा। क्लियर है बच्चे लोग। अब मैटरनिटी बेनिफिट कितने दिन का मिलेगा? मैक्सिमम पीरियड मैटरनिटी बेनिफिट का हुआ 26 वीक है। कितना आप लोग का? 26 वीक है। और आउट ऑफ 26 वीक नॉट मोर देन 8 वीक शैल बी प्रीसीड द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। समझ आया कि नहीं? डिलीवरी से डेट से पहले 8 हफ्ते ज्यादा हो सकते हैं और टोटल 26 ही हो सकते हैं। क्लियर है बच्चे लोग। तो मैटरनिटी बेनिफिट टोटल 26 हफ्ते के लिए ही दिया जाएगा। क्लियर है। अब अगर स्पेशल केस 2 और उससे ज्यादा अगर चाइल्ड है तो ध्यान समझना, 2 और मोर अगर सर्वाइविंग चाइल्ड है तो मैटरनिटी बेनिफिट जो है ना 12 वीक का हो जाएगा और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से 6 हफ्ते पहले हो जाएगा। ओके। और या तो समझना डेथ ऑफ वुमन या चाइल्ड होता है तो इफ अ वुमन डाइज ड्यूरिंग द मैटरनिटी पीरियड बेनिफिट शेल बी पेबल अप टू डेट ऑफ अ डेथ। क्या है ना कि मैटरनिटी पीरियड में ना उसकी अगर डेथ हो गई, मान ली डिलीवरी के टाइम पे किसी भी टाइम पे, तो जिस दिन तक डेथ हुए उतना उसको बेनिफिट मिलेगा। ओके। इफ द वुमन डाइज आफ्टर डिलीवरी बट लीव्स बिहाइंड द चाइल्ड द एम्प्लॉयर शैल पे फुल मैटरनिटी बेनिफिट फॉर द एंटायर पीरियड। वुमन की डेथ हो गई बट अगर चाइल्ड जो है ना अभी भी जिंदा है, मतलब वो अलाइव है, तो उस केस में मैटरनिटी बेनिफिट पूरा पेमेंट होगा, चाहे मॉम की डेथ ही क्यों ना हो जाए, मदर की। ओके। इफ चाइल्ड ऑल्सो डाइज ड्यूरिंग दैट पीरियड बेनिफिट शैल बी पेबल अप टू डेट ऑफ द चाइल्ड। मान लेते हैं कि वुमन की डेथ पहले होगी, चाइल्ड की डेथ 10 दिन बाद होती है, तो ध्यान समझना, चाइल्ड जब तक जिंदा था तब तक की मैटरनिटी बेनिफिट होगा। ठीक है। समझ आया बच्चे लोग एवरीवन। फिर आता है कमीशनिंग मदर के बारे में। कमीशनिंग मदर क्या होता है? आप टेक्स्ट ट्यूब जानते होंगे, जो भी कमीशनिंग मदर मतलब क्या होता है? मदर एक्चुअल कोई और होती है लेकिन उसको कंसीव कोई और करता है। ओके। अ वुमन हु लीगली अडॉप्ट अ चाइल्ड बिलो 3 months of age shall be entitled to maternal benefit of 12 weeks before the date of child is handed over। समझ आया बच्चे लोग? थोड़ा ध्यान समझना, कोई भी अगर पर्सन लीगली अगर चाइल्ड को अडॉप्ट करता है 3 महीने से कम का, ठीक है, मतलब 3 महीने से कम का अगर बच्चा है तो ध्यान समझना उसको 12 हफ्ते का मैटरनिटी लीव मिलेगा। कितने का? 12 हफ्ते का मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। कमिश्निंग मदर शेल ऑल्सो बी इंटाइटल्ड 12 वीक्स ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट फ्रॉम द डेट ऑफ चाइल्ड इज हैंडेड ओवर। समझ आया बच्चे लोग? इन कमिश्निंग मदर है तो उसको भी 12 हफ्ते का मिलेगा। क्लियर है। फिर आता है कॉन्सेप्ट वर्क फ्रॉम होम। Where the nature of work permit, the employer may allow the woman to work from home after availing maternity benefit। मैटरनिटी बेनिफिट आप अवेल करके आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ड्यूरेशन और कंडीशन वर्क फ्रॉम होम क्या होगा? दोनों म्यूचुअली उस चीज में एग्री करेंगे। क्लियर है बच्चे लोग एवरीवन? यस और नो? अब तो ध्यान समझना, क्लेम लेने क्या कब करना पड़ेगा? क्या हमको क्लेम लेने के लिए नोटिस देना पड़ेगा? अब तो ध्यान समझना, नोटिस ऑफ क्लेम फॉर क्लेमिंग बेनिफिट एंड पेमेंट देयर ऑफ नोटिस बाय वुमन एम्प्लॉय। अब देखो वुमन एम्प्लॉय को ही बताना पड़ेगा कि आई एम ऑन अ प्रेगनेंसी एंड जो भी चीजें, ठीक है। अ वुमन इंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट मे गिव अ रिटर्न नोटिस टू हर एम्प्लॉयर इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। प्रिस्क्राइब फॉर्म में क्या देना पड़ेगा? उनको नोटिस देना पड़ेगा और नोटिस ये बताएगा कि उसका नॉमिनेशन कौन है और ये भी लिख के देना पड़ेगा कि इस पीरियड में मैं काम नहीं करूंगी। मैटरनिटी बेनिफिट बताना पड़ेगा कितने का मैटरनिटी बेनिफिट है और कि कौन नॉमिनेशन है, किसको पैसा मिलेगा। ओके। और ये भी देना पड़ेगा कि इस पीरियड में हम काम नहीं कर पाएंगे। क्लियर बच्चे लोग एवरीवन? प्रेग्नेंट वुमन को है ना एक्चुअल में नोटिस देना पड़ेगा डेट फ्रॉम विच सी विल बी एब्सेंट, बताना पड़ेगा कितने दिन के लिए होगा। सच डेट शेल नॉट बी अर्लियर देन 8 वीक्स बिफोर एक्सपेक्टेड डिलीवरी। एक्सपेक्टेड डिलीवरी के 8 हफ्ते से पहले नहीं हो सकता। क्लियर है बच्चे लोग एवरीवन? अब जैसे डिलीवरी हुआ तो जितना जल्दी हो सकता है उस डिलीवरी का रिपोर्ट किसको? एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। अब एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटी होती है? परमिट करेगी वुमन को कि आप छुट्टी मार सकते हो मैटरनिटी बेनिफिट का। क्लियर है? अब देखो मैटरनिटी बेनिफिट का पेमेंट आप बताओ एडवांस में होगा कि बाद में होगा? नहीं, एडवांस में होगा क्योंकि डिलीवरी से पहले भी खर्चे होना चालू हो जाते हैं। तो एम्प्लॉयर को ना मैटरनिटी बेनिफिट जो है ना डिलीवरी इन एडवांस में देना पड़ेगा। ठीक है। प्रूफ ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी का आपको प्रूफ देना पड़ेगा। देन ओके, द एम्प्लॉयर शैल पे द मैटरनिटी बेनिफिट फॉर द पीरियड आफ्टर डिलीवरी विद इन 48 आवर्स ऑन डिलीवरी। प्रूफ ऑफ डिलीवरी। समझ आया बच्चे लोग? तो एडवांस में पैसा देगा अगर आप प्रूफ ऑफ प्रेगनेंसी देते हो और अगर डिलीवरी होगा तो उसके 48 घंटे के अंदर क्या करना पड़ेगा? डिलीवरी के पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे लोग? अगर नोटिस नहीं दे पाता तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, फिर भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। इन सच केसेस आईसीएफ जो अपने ओन मोशन पे या तो वुमन के एप्लीकेशन पे मैटरनिटी बेनिफिट को अवेल करवा सकता है। क्लियर है बच्चे लोग एवरीवन? यस और नो? अब तो ध्यान समझते हैं कि मिस कैरियज अगर होता है तो उसे कैसे छुट्टी मिलेगा। देखो, इन केस ऑफ मिस कैरियज और मेडिकल टर्मिनेशन अ वुमन इज इंटाइटल्ड टू 6 वीक लीव वेजेस एट अ मैटरनिटी रेट। मतलब अगर मिस कैरियज होता है तो उसमें 6 हफ्तों की छुट्टी मिलेगी। कितनी मिलेगी? 6 हफ्तों की छुट्टी मिलेगी। ओके। और अगर टेबुकेटिंग ऑपरेशन होता है अ वुमन इज इंटाइटल्ड 2 वीक लीव विद द वेजेस। अगर ये ऑपरेशन होता है, टेबुकेटिंग क्या होता है? एक ऑपरेशन टाइप होता है आफ्टर डिलीवरी जो करते हैं। ठीक है। तो 2 वीक्स लीव विद वेजेस होता है। एंड फॉर इलनेस अराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी, डिलीवरी, मिसकैरेज एक्सेट्रा
अ वुमन इज इंटाइटल्ड टू एडिशनल लीव अप टू 1 मंथ विच वेजेस। अगर प्रेगनेंसी, डिलीवरी या मिस कैरियज होता है तो उस केस में 1 महीने की एक्स्ट्रा छुट्टी मिलेगी। समझ आया बच्चे लोग? तो मिस कैरियज में है आपको 6 हफ्ता, ट्यूबिक्टोमी में है आप लोग का 2 वीक्स और इलनेस में है 1 मंथ एक्स्ट्रा। ओके। अब वुमन कोई भी अगर रिटर्न करता है डिलीवरी के बाद, उसको कम से कम 2 नर्सिंग ब्रेक देना पड़ेगा इन एडिशन टू रेस्ट इन अंटिल द चाइल्ड अटेन 15 मंथ्स ऑफ एज। नर्सिंग ब्रेक क्यों जरूरी है? भाई उसको मिल्क फीडिंग भी तो करवाना पड़ेगा ना, पैम्परिंग करना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा, तो 2 नर्सिंग ब्रेक आप लोग को देना पड़ेगा। ठीक है, अदर देन जो रेस्ट मिलेगा उसको छोड़, जब तक 15 महीने की नहीं हो जाते बच्चे। ठीक है। अब क्रेचेस फैसिलिटी क्या होता है? क्रेचेस मतलब होता है काइंड ऑफ आंगनबाड़ी। ठीक है। हर स्टेब्लिशमेंट जो 50 और उससे ज्यादा अगर एम्प्लॉय रखता है तो उसको क्रेचेस फैसिलिटी रखना पड़ेगा, चाहे वो साथ में रख सकते हैं या तो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ ज्वाइंटली रख सकते हैं। ओके। वुमन को 4 विजिट पर डे क्रेचेस में अलाउ करना पड़ेगा इंक्लूडिंग रेस्ट इंटरवल, और जो एम्प्लॉयर है ना, कॉमन क्रेचेस फैसिलिटी जो गवर्नमेंट है एनजीओ वहां से अवेल कर सकता है। क्लियर है बच्चे लोग? एवरीवन यस और नो? ठीक। अब तो ध्यान समझना, डिसमिसल फॉर एब्सेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ध्यान समझना, एन एम्प्लॉयर शेल नॉट डिसमिस, discharge or vary service condition to the disadvantage of women during the maternity absence। मैटरनिटी एब्सेंस के कारण उसको डिस्चार्ज, डिसमिसल और उसके कंडीशन को चेंज नहीं करना है। ओके। नोटिस ऑफ डिसमिसल शैल नॉट बी एक्सपायर्ड ड्यूरिंग सच एब्सेंस। समझ आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब ये है कि डिसमिसल अगर हो जाएगा तो नोटिस एक्सपायर नहीं होगा, आप उसको डिसमिस नहीं कर सकते। इफ वुमन इज डिसमिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शी इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट और मेडिकल बोनस इफ अदरवाइज इंटाइटल्ड। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर वो डिसमिस हो भी जाती है किसी कारण से, तो उसको मैटरनिटी बेनिफिट और मेडिकल बोनस दोनों मिलेगा। क्योंकि क्या करते हैं ना लोग, ना क्या करते हैं, आपको पता चल जाता है कि मैटरनिटी बेनिफिट देना पड़ेगा तो पहले से रिमूव कर देते हैं, बिल्कुल नहीं चलेगा ये चीज। हाउएवर इन केस ऑफ ग्रॉस मिसकंडक्ट द एम्प्लॉयर में डिनाई मेडिकल बेनिफिट और मेडिकल बोनस बाय राइटिंग ऑर्डर। अगर मिसकंडक्ट हुआ है, जानबूझ के सब अगर हरकत हुआ है कि आप मैटरनिटी बेनिफिट लेने के लिए अगर काम कर रहे हो, तो उस केस में राइटिंग ऑर्डर देके यहाँ पास फॉरफिट हो सकता है। ओके। अ वुमन में अपील विद इन 60 डेज अगेंस्ट द सच डिसीजन और डिप्रीवेशन। 60 दिन के अंदर अपील कर सकता है। डिसीजन कौन देगा? कंपनी अथॉरिटी देगा, जो आप लोग का फाइनल रहेगा। समझ आया बच्चे लोग? एवरीवन थोड़ा ध्यान समझना कि अगर आप लोग क्या होगा ना, यहाँ पास जो वुमन रहेगी, अब उसको तुम हल्का काम दोगे, लाइट काम दोगे, छोटा मोटा काम दोगे और नर्सिंग ब्रेक भी दोगे, तो उसके कारण उसके वेजेस को डिडक्ट नहीं करना है। समझ आया बच्चे लोग? थोड़ा ध्यान समझना, अब मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आप लोगों ने एक्चुअली उस टाइम पे काम किया है। तो हम आपको 36 सप्ताह दे रहे हैं लेकिन आप नहीं लेना चाह रहे हो, आप सिर्फ 10 सप्ताह लेना चाह रहे हो तो आपने उस पीरियड में अगर काम किया तो आपको मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके। समझ आया बच्चे लोग? एवरीवन अब थोड़ा ध्यान समझना, power of inspector cum facilitator to direct payment to be made। A woman may complain to inspector cum facilitator if maternity benefit is wrongly withheld or she is dismissed during maternity absence। अगर वुमन को अगर लगता है कि मैटरनिटी बेनिफिट गलत तरीके से हुआ है और मुझे डिसमिस कर दिया, तो उस केस में आईसीएफ जो है वो ऑर्डर कर सकता है पेमेंट को, या तो ऑर्डर पास करता है डिसमिसल के लिए। एग्रीव पर्सन जो अपील कर सकता है 30 डेज के लिए। अपीलेट अथॉरिटी है तो वो डिसीजन फाइनल रहेगा, और अगर अपीलेट नहीं होता तो आईसीएफ का डिसीजन फाइनल रहेगा। तो इस तरीके से बच्चे लोग आप लोग का मैटरनिटी बेनिफिट भी खत्म होता है।